साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पहली तस्वीर यह है गुजरात के सूरत में कांस्टेबल यानी कि सिपाही के पद पर तैनात सुनीता यादव। दूसरी तस्वीर यह है प्रकाश कनाड़ी। तीसरी तस्वीर यह है प्रकाश कनाड़ी के पिता किशोर कनाड़ी जो गुजरात सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखने के बाद जो कहानी आगे बढ़ती है वो इस बात का प्रमाण है कि अगर अपने कर्तव्यों के पालन पर आ जाए तो एक सामान्य सा सिपाही यानी कांस्टेबल भी बहुत कुछ है, और अगर नेताओं की चापलूसी पर उतर आए तो प्रदेश का पुलिस मुखिया डीजीपी भी कुछ नहीं है। सुनीता यादव की घटना बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नौकरशाहों के लिए नजीर है जो ताउम्र नौकरी केवल अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सर झुका करके करते रहते हैं। तमाम सारे बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी जो नेताओं के सामने सिर्फ इसलिए नतमस्तक रहते हैं कि सरकारों में उनको मलाईदार पदों पर पोस्टिंग मिलती रहे। सुनीता यादव के साथ जो घटना घटी वो कोई अनोखी घटना नहीं है। देश भर के किसी न किसी हिस्से में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं जब लोग खुद के या अपने परिवार के किसी सदस्य के राजनीति में या किसी बड़े पद पर होने पर उसके रसूख का इस्तेमाल करते हैं। सुनीता यादव की घटना आज पूरा देश इसलिए जान रहा है क्योंकि सुनीता यादव ने न सिर्फ मंत्री पुत्र को लताड़ लगाई बल्कि मंत्री जी से फोन पर बातचीत में भी स्पष्ट कह दिया कि आप खुद महकमे के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। आपके परिवार के लोग अगर इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो हम आखिर किसके लिए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए ये घटना आज पूरा देश जान रहा है। तमाम सारे लोगों का ये तर्क हो सकता है कि आखिर इससे हुआ क्या, सुनीता यादव को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सुनीता यादव का ज़मीर जिंदा रहा। तमाम सारे लोग आज सुनीता यादव को जान रहे हैं, सुनीता यादव के समर्थन में उतर आए हैं, जबकि वो महज एक कांस्टेबल हैं। तमाम सारे लोगों को आज ये नहीं पता होगा कि सूरत का पुलिस कमिश्नर कौन है या गुजरात का डीजीपी कौन है। सुनीता यादव का मंत्री और उनके पुत्र से महज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले को लेकर के भिड़ जाना इसलिए भी नजीर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल में ही दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का प्रकरण आया। उससे पहले प्रतापगढ़ कांड में लगातार मैं ब्यूरोक्रेसी को करीब से देख रहा था। तमाम सारे वो लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ऐसी तमाम सारी जगहों पर बड़े बड़े पदों पर पदस्थ होने के बावजूद एक सामान्य से विधायक या मंत्री के सामने उनकी घिग्गी बंध जाती है, उनकी हिम्मत और हैसियत नहीं पड़ती है। उठा उठा करके निर्देशों को सिर्फ इसलिए जेल में ठूंस दिया जाता है क्योंकि वो उन घटनाओं में मंत्री जी का बर्दाश्त था। विकास दुबे जैसे या तमाम सारे देश भर में अपराधियों को बढ़ाने में इसी तरीके के तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आता है जो सिर झुका करके सिर्फ और सिर्फ अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए नौकरी करते रह जाते हैं। अब आपको यह बता देता हूं कि सुनीता यादव की घटना क्या है। दरअसल गुजरात सरकार ने रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कर रखी है। किस वजह से? कोरोना की वजह से। उसी दौरान सूरत के बराहा क्षेत्र में सुनीता यादव अपने बीट पर ड्यूटी कर रही थीं। उसी दौरान वहां से प्रकाश कनाड़ी जो गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री किशोर कनाड़ी के पुत्र हैं, उनके तमाम सारे मित्र एक गाड़ी में निकलते हैं घूमने के लिए। गाड़ी रुकवाई जाती है, उसमें 5 लोग एक एक करके निकलते हैं। सीधे सीधे सुनीता यादव उन लोगों का चालान करने के लिए कह देती हैं। वो लोग सुनीता यादव से भिड़ जाते हैं, कहते हैं कि विधायक पुत्र के मित्र हैं हम, और फ़ोन लगा देते हैं प्रकाश कनाड़ी को। मौके पर प्रकाश कनाड़ी भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी सुनीता यादव दबाव में नहीं आती हैं, यहां तक कि प्रकाश कनाड़ी से पूछती हैं कि किस अधिकार के साथ आप अपनी गाड़ी में एमएलए गुजरात की पट्टी लगाए हुए हैं, क्योंकि नियम भी यही कहता है कि इस तरह की किसी गाड़ी में उस पद का उपयोग करने वाला यानी कि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही चल सकता है। और उनकी गाड़ी में रखी हुई तख्ती जिसमें एमएलए गुजरात लिखा हुआ था, जिसको देखकर अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव ढीले हो जाते, उसको हटवा देती हैं। जब इतने से भी मामला शांत नहीं होता है तो प्रकाश कनाड़ी अपने पिता को फ़ोन लगा देते हैं। ये तमाम सारी बातचीत गुजराती में हुई है, लेकिन आप उसका मूल शब्दार्थ भावार्थ समझ सकते हैं तो समझिए किस दबंगई के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं सुनीता यादव। सुन लीजिए। साहेब 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 तमे मारी बात सांभळो साहेब। તમારા પુત્ર સુપુત્ર અહીંયા શું નામ ભાઈ તમારું?
પ્રકાશ આ પ્રકાશભાઈ અહીંયા આવ્યા છે, એમ કહે છે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું. તો સાહેબ તમે મને એમ કહો કે ફોન ઉપર ના વાત થઈ શકે? હા, એમનો દોસ્ત હતો, એ દોસ્ત નો ફોન નંબર હતો ને સાહેબ. ઘણી વાર તો લોકો એવું કહે છે આપણા અધિકારીઓ કે ફોન ઉપર અમે વાત નહીં કરીએ. અધિકારીઓ એવું કહે છે ફોન ઉપર વાત નહીં કરીએ એમ? મેડમ હવે ઓવર થાય છે. મારા બાપા છે, ઓકે સાહેબ, મારા ફાધર છે. ઓકે હું સાહેબ કહીને બોલાવું છું. ભલે તમારા ફાધર તો હું સાહેબ જ કહીને બોલાવું છું. હા તો સાહેબ કઈ વાંધો નહીં, પણ હું એમ કહું છું કે ભાઈ સાહેબ તમારા દીકરા છે એટલે એમને પણ નિયમ કાનૂન તો લાગુ પડે છે ને સાહેબ. ઓકે, પકડી લો એને. હા, કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો. એટલે સાહેબ મારું કહેવાનો મતલબ એવું નથી, મારું કહેવાનું ખાલી એટલું છે કાયદેસરની કાર્યવાહી તમારા નામની એ એમએલએ ની નામની પેલું શું કહેવાય નામ પ્લેટ લગાવીને ફરે છે, તમે હાજર નથી. મારો છોકરો છે, કેમ ના ફરે? એટલે સન છે, તમારો સન છે ગાડી છે. સાહેબ, તમારો સન છે એટલે એમની પાસે હક છે કે તમારું એમએલએ નું પેલું બોર્ડ લગાવીને. તમે કાયદેસર કરો તો કરી શકો છો. એમ નહીં સાહેબ, તમે આ શું કહેવાય એમએલએ નું જે બોર્ડ લગાવ્યું છે, તમારો દીકરો મારી ગાડી છે, લગાવે. એટલે તમારો તમે હાજર ના હો તો પણ કોઈ પણ લગાવી શકે તમારી ગાડીમાં? ઓય ઉભો રહે. કાયદો નહીં બતાવો બેન. હા સાહેબ, સાહેબ 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 મારી વાત સાંભળો સાહેબ, હું કાયદો નથી લગાવતી. અંકલ દંડો બતાવે છે મેડમ હજુ બી. કોની સાથે વાત કરો? સાહેબ મને ખબર નથી હું તમે કોણ બોલી રહ્યા છો, પણ હું ખાલી પણ સાહેબ જો તમે આરોગ્ય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબ બોલતા હોય સાહેબ, તો આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે મારવાનું બી જાણે કેમ હું કોરોના આપણે કોરોના લઈને તમારું સાહેબ પણ ગાડી લઈને ફરેનો વાંધો નહીં, પણ તમારો નંબર શું કહેવાય પેલું જે બોર્ડ છે એ લગાવીને ફરવાનું હક છે. પણ સાહેબ તમે હાજર નથી તો એ કેમ લગાવીને ફરી શકે? હાજર નથી, મારો સન છે, ફરે તો ગાડી લે. ઓકે સાહેબ, ફરે છે કઈ એવું હું એમ કરું? ઓકે સાહેબ, ઓકે. એટલે સાહેબ હું ખાલી એટલું કહેવા માંગુ છું, આપણે આપ સાહેબ આરોગ્ય મંત્રી સાહેબ છો એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે દીકરો ને આપણા પરિવારના લોકો આપણે પેલા તો શું કહેવાય આવી રીતે માસ્ક પહેરવાનું, બહાર નીકળવાનું, બધું સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ. તમે ભાઈ કાયદેસર કાર્યવાહી કરો ને, હું કાં તમને ઓકે જી સાહેબ, શું દલીલ કરો છો? બસ જી સાહેબ, ઓકે ઓકે જી साहब, बस थैंक यू साहब. सुनीता यादव स्वास्थ्य राज्य मंत्री से जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं वो बदतमीजी नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं. साथ ही साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री को भी ये बोध करा रही हैं कि प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री होने के नाते आपकी क्या भूमिका है. उनसे ये भी पूछ रही हैं, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कनाड़ी साहब, पूछ रही हैं क्या आपके बेटे को ये अधिकार है कि वो एमएलए गुजरात लिखी हुई तख्ती लगाए हुए गाड़ी से सफर कर सकें. उनको जवाब तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको इस दौरान डराया धमकाया जाता है. उससे पहले का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें प्रकाश कनाड़ी जब उनसे कहते हैं कि मैं अपने पिता से कह करके 365 दिन इसी जगह पर आपकी ड्यूटी लगवा दूंगा, यहीं आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तो वो प्रकाश कनाड़ी और उनके मित्रों से कहती हैं कि हमारे साहब के ऊपर अगर नेताओं का हाथ ना होता तो मैं चुप नहीं रहती, तुम जैसे लोगों को सबक जरूर सिखा देती. तुम्हारे जैसे कितने नेता हैं जो आते हैं चले जाते हैं. તમે કોણ છો? કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છો? ઓકે. આ એમએલએ જે છે એ બોર્ડ છે કોના માટે? તમારા માટે છે, તમારા ફાધર માટે છે? મારા ફાધર માટે છે, પણ અત્યારે હું મારી પાસે ગાડી નહોતી એટલે હું એની ગાડી લઈને ઓકે, આવ્યો. તમે એમની ગાડી લઈને આવ્યા એટલે તમારું ફરજ પહેલા શું બને? એમનું આ જે ઓળખાણ છે એ નીચે ઉતારો. તમારી પાસે હક છે આ બોર્ડ મૂકવાનું? અચ્છા, તો હું કાઢી લઉં. કાઢીને મૂકીને પછી વાત કરો મારી સાથે. કાઢો એને પહેલા તો દેખાડો, એમાં દેખાડો આ વસ્તુ. હા, but not there. આવી જાઓ ભાઈ. હવે તમે 9 વાગે પછી સાહેબ બહાર નીકળ્યા છો તો તમને કોણે પરમિશન આપી 9 વાગે પછી બહાર ના, નીકળવાની? પરમિશન તો મને કોઈ આપે નહીં, પણ ફરજ પડી મને. મારો ફરજ પડી, ભાઈબંધ, હા. તમારા ભાઈબંધ છે બરાબર, તો તમે ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા, એ ફરજ પડી એટલે તમે આવી ગયા એમ? એટલે તમે કદાચ કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબના સુપુત્ર છો એટલે તમને નિયમ કાનૂન લાગુ નથી પડતા? ના, તમે સમાજ સેવક છો? હા, સમાજ સેવક છો સમાજ સેવા તો કરીએ છીએ. તમારું ફરજ શું બને કે આ લોકો જે કઈ કરતા એ લોકો રોકવાનું હોય, એ લોકોને આગળ પેલું કરવાનું હોય, ના, રોકવાના જ હોય, રોકવાનું સમજાવવાના હોય આવ્યા છે. તો સમજાવ આવ્યા? ફોન ઉપર નથી સમજાવવું હતું તમારાથી? તમે અહીંયા આવ્યા જ કેમ આવ્યા તમે? ના, એમને એવું કીધું તમે સમજતા નહોતા એટલે. કોણે? મેં તો ના પાડી ફોન પર વાત મારે નથી કરવી એવું કઈ કીધું? તે મને ક્યારે મોડ બંધ કરો? મારી સંભળાવો. તમે મારી જ છો એટલે તમે દાજ ઉતરી મારી પાસે હક નથી મારો નગર તમે દાજ ઉતરી ગયો તમે. મારી મને હાડકા તોડી નાખ્યો. ભાઈ પ્રોબ્લેમ એ છે કે મારી પાસે હક નથી, મારા હાથ બંધાયેલા છે. નકર તારા જો ને હાથની પાસે એક કરી નાખું. મને ખબર છે. મોડ બંધ. શું કામ એટલા બધું પડ્યું?
तुम अपनी सत्ता की ताकत मुझे मत दिखाओ। इसके बाद क्या होना था ये आप भी जानते हैं। सुनीता यादव ने अपने इमीडिएट ऑफिसर यानी कि वहाँ के इंस्पेक्टर वीएन सागर को फ़ोन लगाया। वीएन सागर साहब ने जैसे ही मंत्री जी का नाम सुना तो जो प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए थी वही उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी ड्यूटी डायमंड व टेक्सटाइल फैक्ट्री को ना चलने देने के लिए लगाई थी, कर्फ्यू के ले करके आप लोगों को रोकने कहाँ लग गई। सोच लीजिए कि इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कहाँ पड़ती। इसके बाद जब कमिश्नर तक ये मामला पहुंचा सूरत के आरबी ब्रह्म भट्ट, तो उन्होंने एसीपी सीके पटेल को जांच सौंप दी है। फिलहाल खबरें सामने ये आ रही हैं कि सुनीता यादव ने कमिश्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि आला अधिकारियों ने उनसे कहा था कि आप चुपचाप घर चले जाइए ताकि मंत्री जी नाराज ना हो, ताकि हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग अच्छे पदों पर बनी रहे। यही हकीकत है। तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स नेताओं पर आरोप लगाते हैं, नेता ब्यूरोक्रेट्स को भ्रष्टाचार बताते हैं, कुछ लोग मीडिया को भ्रष्टाचारी बताते हैं। तमाम सारे लोग अपनी गिरेबान में नहीं झांकते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जब नेशनल जनमत इस तरह की वीडियो सामने लाता है तो तमाम सारे नेता हमें भी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि नैतिकता का ठेका क्या हम लोगों ने ही ले रखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसने ले रखा है, फिर क्यों इस भ्रष्टाचार के लिए रोते हो। ताउम्र भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ व्यक्ति जब रिटायर्ड हो जाता है, जब वो सरकारी कार्यालय में अपना ही काम करवाने के लिए उससे घूस मांगी जाती है, तो वो उसी भ्रष्टाचार का रोना रोने लगता है जिस भ्रष्टाचार के सहारे ताउम्र उसने मोटी कमाई की है, बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं। तमाम सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं जिनके लिए नौकरी करने का मतलब केवल सत्ता से करीबी और किसी न किसी नेता के चाटुकार बन के अपनी अच्छी पोस्टिंग करवा लेने तक सीमित है। नेशनल जनमत ये खबर इसलिए आपके सामने लेकर के आया कि महज ये कोई घटना नहीं है, बल्कि ये एक नजीर है उन लोगों के लिए जो नेताओं की सरपरस्ती में, गुलामी में, चाटुकारिता में जीवन बिताने को ही नौकरी का परम कर्तव्य और ध्येय मानते हैं। नेशनल जनमत इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता है कि अगर लोग किसी की मदद करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका अपना मीडिया खड़ा हो, तो अगर आपके मन में सोच है और नीयत है तो एक सामान्य सा लेखपाल भी किसी की मदद कर सकता है, और नीयत नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी भी रोता रहेगा कि सरकार में हमारी नहीं चल रही है, हम कर क्या सकते हैं। कुल मिलाकर के दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, हम जिस पद पर हैं, हम जिस जिम्मेदारी पर हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। नेशनल जनमत कभी लोगों से अपील नहीं करता है। मुझे फ़ोन करके तमाम सारे लोग कहते हैं कि तमाम सारे यूट्यूब चैनल से लेकर तमाम सारे लोग अपना अकाउंट्स नंबर शेयर करते हैं, आप क्यों नहीं करते। मैं आज अपील करता हूं, मुझे सहयोग मत करिए, लेकिन कोई तो होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग आपको अपने विचारों का व्यक्ति लग रहा होगा। कोई तो लग रहा होगा आपको कि ये व्यक्ति हमारे मुद्दों की बात करता है, हमारे सवाल उठाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया के पैरेलल एक मीडिया खड़ा कर सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुझे सिलेक्ट मत करिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो आपके इर्द गिर्द हो, समाज सेवी हो, लेखक हो, पत्रकार हो, या किसी भी ढंग से समाज सेवा के काम में लगा हुआ हो, उसको बुलाइए, सहयोग करिए। इतनी भी गिरी हुई हालत नहीं है आप लोगों की कि आप महज पोस्टिंग के आधार पर ये तय करने लग जाएं कि आज हम सहयोग करने के काबिल हैं या नहीं। जब अच्छी पोस्टिंग पे आ जाओगे तो क्या अपनी ज़मीन किसी के नाम लिख दोगे? तब भी सहयोग 5-10 हज़ार, मुश्किल से 20,000 रुपये भी करना है। तो वर्तमान में भी आपकी ये स्थिति होगी कि अपनी जेब से 500, 1000, 2000 रुपये निकाल करके ये ध्येय बना लीजिए कि अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति को समर्पित करना है जो समाज के लिए लड़ रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो